हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा हेतु बल यानी कि फोर्स और दाब यानी कि प्रेशर से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि बल और दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपकी पकड़ बन सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी एफ और ऑप्शन डी जी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एन। जी हाँ दोस्तों, बल का एसआई मात्रक एन यानी कि न्यूटन होता है और इसे साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन के सम्मान में एन से सूचित किया जाता है। हालांकि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब, दाब का संकेत पी होता है, एफ यानी कि फोर्स यानी कि बल, बल का संकेत एफ होता है, और जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भार का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, सी संपर्क बल या डी असंपर्क बल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरुत्व बल। जी हाँ दोस्तों, भार का मान गुरुत्व बल के बराबर होता है। गुरुत्व बल आप जानते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं अथवा गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और भार भी वही मान होता है जितना पृथ्वी गुरुत्व बल किसी वस्तु पर लगाती है, वही उसके भार के बराबर होता है। हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन असंपर्क बल होगा? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए खिंचाव, ऑप्शन बी धक्का, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय बल। जी हाँ दोस्तों, असंपर्क बल हम वैसे बलों को कहते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही आरोपित हो जाते हैं। खिंचाव यानी कि खींचने के लिए आप किसी वस्तु को टच करते हैं, अतः खिंचाव बल जो होगा वह संपर्क बल होगा। धक्का देते हैं किसी वस्तु को तो भी हम उसे टच करते हैं, यानी कि वह भी संपर्क बल हुआ। घर्षण जब सतह के संपर्क में आता है तो वह उस पर आरोपित होता है, अतः घर्षण भी एक प्रकार का संपर्क बल है। चुंबकीय बल, चुंबक दूर से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अतः चुंबकीय बल असंपर्क बल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु पर अगर दो बल विपरीत दिशा में लग रहा हो तो परिणामी बल क्या होगा? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उनके योग के बराबर, बी उनके अंतर के बराबर, सी उनके गुणनफल के बराबर, डी उनके भागफल के बराबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उनके अंतर के बराबर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हों तो उसका जो रिजल्ट होगा, विपरीत दिशा में अगर लग रहे हैं तो रिजल्टेड जो फोर्स होगा, परिणामी बल, वह उनके अंतर के बराबर होगा। मान लीजिए कि एक तरफ से कोई फोर्स लग रहा है और उधर दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से भी उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों बलों का अंतर कर देंगे, घटा देंगे, उसका जो मान आएगा वही बल उस पर कार्यरत होगा। उनका योग तब कार्य करता है जब दोनों बल समान दिशा से लग रहे हों। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सदिश राशि, बी भौतिक राशि, सी अदिश राशि और डी परिमाणात्मक राशि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अदिश राशि। जी हाँ दोस्तों, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ यानी कि भौतिक जो भी राशियाँ हैं, भौतिकी में आप जिन पदों में किसी भी मान को व्यक्त करते हैं, किसी नियम की व्याख्या करते हैं, वह सभी राशियां यानी कि क्वांटिटीज़ कहलाती हैं भौतिक राशियां। और भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, सदिश राशियां अथवा अदिश राशियां। सदिश राशियां हम वैसी राशियों को कहते हैं जो किसी वस्तु पर राशि में परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जब दोनों होगा तो वह सदिश राशि होगी, लेकिन अगर केवल उसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वैसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। अतः जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा बदल दी जाए तो बल, ऑप्शंस हैं, बदल जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ जाएगा या नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
बल का मान दिशा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है। जिस तरफ बल लगाते हैं वस्तु उसी दिशा की ओर गति करती है। अतः बल दिशा पर निर्भर करता है, सदिश राशि है, इसलिए किसी वस्तु की अगर दिशा बदल दी जाए तो भी उसके बल का मान बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के बल में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युतीय बल और डी घर्षण बल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि घर्षण बल। जी हाँ, घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। घर्षण जब एक सतह किसी दूसरी सतह के संपर्क में आकर चलती है तो दोनों सतह के बीच एक ऐसा बल जो उसकी गति का विरोध करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है इसे। और फ्रिक्शनल फोर्स में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे आप अपनी हथेलियों को जब दोनों हथेलियों को लेकर एक साथ रगड़ते हैं तो धीरे धीरे वह गर्म होने लगती है, अर्थात उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होगा? इसके ऑप्शंस हैं, ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घटेगा। जी हाँ, पृथ्वी की सतह के जब ऊपर जाते हैं तब भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह के नीचे जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। यानी कि सतह के ऊपर जाने पर भी बल धीरे धीरे कमज़ोर होगा और सतह के नीचे जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाएगा। सर्वाधिक महत्तम जो है वह पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तरल पदार्थ के अंतर्गत कौन से पदार्थ होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं, ठोस और द्रव, बी है ठोस और गैस, ऑप्शन सी द्रव और गैस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव और गैस। जी हाँ दोस्तों, द्रव और गैस इन दोनों को संयुक्त रूप से तरल पदार्थ कहा जाता है भौतिकी में, क्योंकि तरल पदार्थ हम वैसे पदार्थों को कहते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठोस पदार्थ अपनी अवस्था से जल्दी नहीं खिसकते हैं। जब तक उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वह खिसकते नहीं हैं, उनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए ठोस पदार्थों को हम तरल पदार्थों के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। लेकिन द्रव और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप पानी को सतह पर गिरा देते हैं तो धीरे धीरे वह फ्लो करके आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव और गैस ये दोनों तरल पदार्थ के अंतर्गत संयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। हमारा अगला सवाल है, किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? ऑप्शंस हैं, ए स्थैतिक घर्षण, बी तरल घर्षण, सी चरम घर्षण, डी लोटनिक घर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लोटनिक घर्षण। जी हाँ, स्थैतिक घर्षण हम वैसे घर्षण को कहते हैं जिसमें स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जो घर्षण, मतलब जब कोई वस्तु और कहीं रुकी हुई है उस जगह पर जो घर्षण बल उसमें कार्य कर रहा है जिसके कारण वह वहीं रुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है, यह घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा है तरल घर्षण। जैसा कि आप देख रहे हैं, तरल घर्षण कहते हैं लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वह कहलाता है तरल घर्षण। चरम घर्षण, जब कोई वस्तु गति करने वाली होती है उस समय उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है वह चरम घर्षण। लोटनिक घर्षण यानी जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए किसी सतह पर चलती है तो वह लोटनिक घर्षण कहलाता है, और लोटनिक घर्षण का मान इन सभी में सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण क्योंकि लुढ़कते हुए चलती है, इस कारण से वस्तु आसानी से गति कर लेती है। हमारा अगला सवाल है, भार की माप किस तुला से होती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए साधारण तुला से, बी दंड तुला से, सी कमानीदार तुला से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कमानीदार तुला से। जी हाँ, कमानीदार तुला जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस को कहा जाता है। इसमें नीचे की तरफ एक हुक लगा होता है, बीच में मीटर लगा होता है रीडिंग के लिए। जैसे ही आप किसी वस्तु को लटकाते हैं तो वह पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से नीचे की तरफ खींचती है। मैंने पहले भी समझाया है क्वेश्चन में कि भार गुरुत्व बल के बराबर ही होता है, अर्थात पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा के जब उसको नीचे की तरफ खींचेगी तो उसका पठनांक जो मीटर स्केल में जो रीडिंग आएगा वही भार की माप होगी। अर्थात भार की माप हम कमानीदार तुला से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, घर्षण बल किस ऊर्जा को उत्पन्न करता है?
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी ध्वनि और डी विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मा। जी हाँ, घर्षण बल के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर जस्ट कि घर्षण बल में जैसे हथेलियों को रगड़ते हैं तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी घर्षण बल में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है और यह एक तरह से ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि घर्षण बल का कुछ हिस्सा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। यानी कभी कभी सवाल ऐसा भी अगर आ सकता है कि घर्षण बल में किस ऊर्जा की हानि होती है या कौन से चीज़ की हानि होती है, कौन से चीज़ का क्षय होता है, तो ऊर्जा का ही क्षय होता है और यह ऊर्जा सामान्यतः ऊष्मा के रूप में ही क्षय होती है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके प्रयोग से घर्षण बल को घटाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सतह को रुखरा बनाकर, ऑप्शन बी सतह में खांच बढ़ाकर, ऑप्शन सी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाकर, ऑप्शन डी वस्तु के आकार को धारा रेखीय बनाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, घर्षण बल अगर हम सतह को रुखरा बना देंगे तो घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। रुखरे सतह पर घर्षण बल अधिक होता है, चिकने सतह पर घर्षण बल का मान कम होता है। सतह में खांच बढ़ा देंगे तो भी उससे सतह रुखरा हो जाएगा, यानी घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो वह और ज़्यादा बल आरोपित करेगी, जिसके कारण भी घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन वस्तु के आकार को धारा रेखीय बना देंगे तो इस केस में घर्षण बल को घटाया जा सकता है। धारा रेखीय आकार जैसे नाव का आकार होता है, मछलियों का आकार होता है, इस प्रकार के आकार में घर्षण बल कम लगता है। इसीलिए जैसे आप कार का डिज़ाइन देखते हैं, एरोप्लेन का डिज़ाइन देखते हैं, जहाज़ की जो आकृति होती है, नाव की आकृति होती है, तो ये सब धारारेखीय आकार इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल को घटाया जा सके। हमारा अगला सवाल है, तरल घर्षण को और किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्षण, बी आकर्षण, सी रोलिंग घर्षण, डी विकर्षण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्षण। जी हाँ दोस्तों, तरल घर्षण जैसा कि मैंने पहले बताया कि तरल पदार्थों में जो घर्षण बल लगता है उसे हम तरल घर्षण कहते हैं, यानी कि द्रव और गैस में लगने वाला घर्षण बल तरल घर्षण कहलाता है। और तरल घर्षण को कर्षण यानी कि ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। आकर्षण आप जानते ही हैं कि वस्तु जब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे कि पृथ्वी किसी चीज़ को खींचती है, तो वहाँ पर वो बल आकर्षण कहलाता है। रोलिंग घर्षण यानी कि वही लोटनिक घर्षण हो गया ये, जब सतह पर लुढ़कते हुए चलता है। और विकर्षण जब आकर्षण का ही विपरीत हो गया ये विकर्षण, यानी कि जब वस्तु उससे दूर जा रही है तो विकर्षण होता है। हमारा अगला सवाल है, घर्षण बल हमेशा किसके विपरीत दिशा में कार्य करता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गति, बी बल, सी त्वरण और डी गुरुत्वाकर्षण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गति। जी हाँ दोस्तों, घर्षण बल जब भी कार्य करता है तो गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है, क्योंकि हमेशा घर्षण बल गति को कम करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गति ही। बल आप जानते हैं कि वह भौतिक कारण होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है वह त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारा अगला सवाल है, घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वस्तु की गति, बी वस्तु की आकृति, सी सतह की प्रकृति, डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जी हाँ, ऊपर जो सभी पॉइंट्स दिए गए हैं, घर्षण बल इन सभी पर निर्भर करता है। वस्तु की गति से भी रिलेटेड है, क्योंकि वस्तु की गति के अनुसार घर्षण बल बढ़ता है या घटता है। वस्तु की गति पर भी निर्भर करता है। वस्तु की आकृति, जैसा हमने धारारेखीय आकार की बात की, धारारेखीय आकार बना करके आप घर्षण बल को कम कर सकते हैं। सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जैसा मैंने बताया कि सतह चिकना होगा तो घर्षण बल का मान कम होगा और रुखरा होगा तो घर्षण बल का मान अधिक होगा। अतः उपर्युक्त सभी यानी कि वस्तु की गति, वस्तु की आकृति और सतह की प्रकृति, इन सब पर घर्षण बल का मान निर्भर करता है। हमारा अगला सवाल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं, ए उत्प्लावन बल, बी दाब, सी गति और डी ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा दाब, ऑप्शन बी, यानी कि
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दाब की परिभाषा ही यही होती है कि प्रति एकांक, एकांक मतलब इकाई क्षेत्रफल अगर हम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल लिया जाए तो इस पर बल जितना आरोपित होता है उसी बल को हम दाब कहते हैं। अतः दाब की परिभाषा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल के रूप में मानी जाती है। उत्प्लावन बल उस बल को कहते हैं जो वस्तु पर ऊपर की तरफ आरोपित होता है। जैसे पानी में आप किसी वस्तु को डुबाते हैं तो पानी यानी कि द्रव की सतह जो होती है उसे ऊपर की ओर धकेलती है। ऊपरी मुखी बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। गति आप जानते ही हैं, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन को गति के नाम से जाना जाता है और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी दाब घट जाएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऑप्शन डी बल और दाब का परिमाण समान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब का मान घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, यानी कि दाब का जो फॉर्मूला होता है वह बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी कि बल में क्षेत्रफल से जब भाग करते हैं तो दाब हमें प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो हर का मान बढ़ जाएगा। बल बटा क्षेत्रफल, बल को आप कह सकते हैं F के रूप में और क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं A के रूप में। F बाई ए मीन्स एरिया। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी केल्विन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पास्कल। जी हाँ, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। पास्कल, ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे जिन्होंने दाब के संबंध में काफ़ी रिसर्च किया था। अतः उन्हीं के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहा जाता है। बी जो न्यूटन है यह बल का SI मात्रक होता है, वाट शक्ति का SI मात्रक होता है और केल्विन ताप का SI मात्रक होता है। अतः दाब का SI मात्रक ऑप्शन ए पास्कल होगा। हमारा अगला सवाल है, 1 पास्कल किसके बराबर होगा? जिसके ऑप्शंस हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 F बाई ए, ऑप्शन सी 1 न्यूटन और ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो दाब का फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। अब फोर्स यानी कि बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और ए यानी कि एरिया का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अतः फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गहराई बढ़ने पर द्रव के दाब में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दाब बढ़ेगा, ऑप्शन बी दाब घटेगा, सी समान रहेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है, अतः ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ, दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है द्रव का तो द्रव का भार बढ़ता जाएगा। गहराई जब बढ़ेगी तो द्रव का भार बढ़ेगा और भार बढ़ने पर दाब भी बढ़ता जाएगा। अगर हम गहराई को कम कर देंगे तो दाब घटेगा, अगर समान गहराई पर रहेगा तो दाब समान रहेगा। मतलब द्रव के दाब में परिवर्तन क्या होगा गहराई बढ़ने पर, कि दाब भी बढ़ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी प्रणोद, ऑप्शन सी संपर्क बल, ऑप्शन डी स्पर्श बल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रणोद। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सतह पर जो लंबवत बल लगता है, लंबवत यानी कि जब संपर्क सतह जो भी है और उसके ऊपर जो बल लग रहा है, अगर इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, अर्थात लंबवत हो गया, लंब जहाँ पर बनता है वहाँ का कोण 90 डिग्री होता है, तो ऐसे लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। संपर्क बल, जब वस्तु संपर्क में आती है किसी चीज़ के तो उसमें जो बल लगता है, स्पर्श बल भी स्पर्श करते समय जो बल लगता है। अतः किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, दाब की माप किस यंत्र के द्वारा होती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप,
ऑप्शन सी ओडोमीटर और ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैनोमीटर। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हालांकि दाब को मापने के लिए कई तरह के यंत्र बनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के दाब को मापने के लिए सामान्यतः द्रव के दाब को हम मैनोमीटर से माप सकते हैं। तो मैनोमीटर जो है यह दाब मापी है, दाब मापी यंत्र, और मैनोमीटर द्रव के दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप जो हो गया यहाँ पर, स्टेथोस्कोप जिसे हम आला के नाम से जानते हैं, डॉक्टर इसे हृदय की धड़कन मापने, उसकी गति को मापने के लिए यूज़ करते हैं। ओडोमीटर यह वस्तु में किसी भी गाड़ी में लगा होता है जिसके द्वारा आप दूरी की माप करते हैं उसके जरिए। और स्फिग्मोमैनोमीटर यह स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है हमारे हृदय की रक्तचाप जो है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसे यह मेज़र करता है। तो अब दाब की माप के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला सवाल है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्प्रिंग बैलेंस, ऑप्शन डी रेन गेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। जी हाँ, वायु दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और जैसा मैंने पहले ऊपर बताया, द्रव में अगर दाब मापना होता है तो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से वायु का दाब, वायु भी हमारे धरती पर जो वायुमंडल है यह भी धरती की सतह से काफ़ी ऊंचाई तक है। वायु की परत लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु है। अतः यह भी जो सतह है या फिर जो वस्तु है उस पर दाब आरोपित करती है, और वायुमंडल के द्वारा लगाए जाने वाले दाब को हम वायुमंडलीय दाब के नाम से भी जानते हैं। तो इस वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। स्पीडोमीटर गाड़ियों के स्पीड की माप करता है, यानी कि चाल की। स्प्रिंग बैलेंस जिसको हम कमानीदार तुला के नाम से जानते हैं, यह वस्तु के भार की माप करता है। और रेन गेज वर्षा की माप करने वाला यंत्र होता है। हमारा अगला सवाल है, बैरोमीटर की खोज किसने की, अर्थात किस वैज्ञानिक ने की? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ई टॉरिसेली, बी ऑटो वॉन क्यूरिक, सी डॉक्टर रिगरोसी एंड डी ब्लेज पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ई टॉरिसेली। जी हाँ, टॉरिसेली ने ही बैरोमीटर बनाया था और इसीलिए बैरोमीटर की खोज करने वाले वैज्ञानिक ई टॉरिसेली हैं। ऑप्शन बी जो दिया गया है ऑटो वन क्यूरिक, दरअसल इन्होंने मैनोमीटर की खोज की थी। ऑप्शन सी डॉक्टर रिगरोसी जिन्होंने स्पिग्मोमैनोमीटर की खोज की थी। ब्लेज पास्कल जिन्होंने दाब के संबंध में रिसर्च किया था। तो बैरोमीटर बनाने वाले वैज्ञानिक टॉरिसेली, ई टॉरिसेली हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।